हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। और इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज हम आपको बताएंगे और बहुत विस्तार से बताएंगे। ठीक, थोड़ा से होता क्या है कि आप लोग 1 मिनट वीडियो देखे नहीं, तुरंत स्किप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ कुछ आपको मिल रही है जानकारी, अच्छी जानकारी मिल रही है जो आज अभी तक आप नहीं जानते थे। ठीक, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे आप टेक्निकल की दृष्टि से चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं टेक्निकल से रिलेटेड, और वो भी आपकी चाहे इलेक्ट्रीशियन फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, चाहे वह डिप्लोमा की बात हो, चाहे वो आपके ITI की बात हो या CTI, जो भी आप है CITS कर रहे हैं, तो यह आपका लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से। ठीक, तो लेक्चर को आप पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद जो भी चीज आप लेक्चर को देख रहे हैं तो उसके साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। फिर सारे आप पूरी की पूरी आप लेक्चर को देखिए, उसके बाद नोट भी करिए जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो अभी तक आप नहीं जानते थे। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट आपको जो शुरुआत कर रहे हैं, ठीक, वो आपका शुरुआत है इलेक्ट्रिक करंट। चूंकि करंट का नाम आ गया है तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ये जो आपका है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा। हिंदी में आप इसको बोलते हैं विद्युत धारा। इसको हम I से डिनोट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप किससे डिनोट करते हैं? I से प्रदर्शित किया जाता है विद्युत धारा को। तो यहाँ पे जो आपकी विद्युत धारा है, मोटा इसको कर देते हैं, इसको I से प्रदर्शित करेंगे तो I एक्चुअल में I बराबर Q बाई टी, ये आपके पास एक फार्मूला मिलता है I बराबर Q बाई टी। ठीक, या इसको आप बोलते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश जिसको चार्ज है, आवेश प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है A, आपका B है। तो जब आपका चार्ज आवेश, यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन आपका जो है, इलेक्ट्रॉन पे जो आपका है निगेटिव चार्ज होता है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे जो चार्ज आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे यही आपका इलेक्ट्रॉन जब यही एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब यहाँ एक बिंदु A से और बिंदु B तक, यह अगर इलेक्ट्रॉन गया तो अब बिंदु A से बिंदु B तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा। तो वही आपका कुछ टाइम, मान लीजिए T लग गया, ठीक, कुछ टाइम लगेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को रेट इंक्लूड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा, जिसको हम डिनोट करते हैं I बराबर Q बाई टी से। तो I बराबर Q बाई टी। अब अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो Q का है कूलाम, चार्ज का मात्रक कूलाम, अपान सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। यह इसका जो आपका SI सिस्टम का, SI पद्धति का जो मात्रक है वह आपका है एम्पियर। ये तो विद्युत धारा जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, इसका दो आपके मात्रक हैं। एक आपका है
कूलाम प्रति सेकेंड और दूसरा है एम्पियर। सबसे आपकी जो महत्वपूर्ण बात है वह आपका है कि जो कूलाम आपका है, जो विद्युत धारा आपकी है, या विद्युत धारा आपके विद्युत धारा जो आपकी चलती है करंट, ये जो आपकी करंट फ्लो करेगी या करंट जो करंट आपकी फ्लो करती है, यह हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का मतलब है, इसको बोलते हैं उच्च विभव। उच्च विभव और यह आपका है निम्न विभव। तो धारा जो आपकी करंट होती है वह हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आपकी फ्लो करती है करंट आई। जैसे जो पूछा जाता है कि धारा किधर से किधर, जैसे जो आप बोलते हैं ना कि धारा आपकी किधर से किधर चलती है, प्लस से माइनस चलती है। धारा के चलने की जो डायरेक्शन है वह प्लस से माइनस है, तो प्लस से माइनस चलने की डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि जो आप बोलते हैं ना कि धारा प्लस से माइनस चल रही है, इसका मतलब क्या है कि प्लस का जो पोटेंशियल है वह विभव है वह ज्यादा है, और माइनस का जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है। जैसे बैटरी अगर आपकी है, यह सेल है, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट और एक आपकी नेगेटिव प्लेट है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसमें देखिए करंट आपकी प्लस से निकलती है और माइनस की ओर एंट्री करती है। इसका मतलब होता है कि करंट आपके जो प्लस है इसका पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, जिधर से करंट निकलेगी और जिधर एंट्री करेगी उधर आपका, इधर आप माइनस की तरफ पोटेंशियल कम है और प्लस की तरफ पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक, तो हमेशा करंट किधर फ्लो करेगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ करंट आपकी फ्लो करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एक आप वोल्टेज। अभी विभव की बात आई, ठीक, हम तो इसको हम भी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ठीक, इसको V से डिनोट करते हैं, V बराबर W/Q। इसका अगर हम मात्रक निकालेंगे, देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, एकांक आवेश को कहां से? अनंत से किसी बिंदु, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही आपका विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V बराबर W/Q। W को आपको जूल कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक, इसका जो मात्रक है जूल प्रति कूलाम, या इसको आप वोल्ट है, इसका मात्रक एक है। आप दूसरा आपका है वोल्ट, जो आपके SI सिस्टम का है, SI सिस्टम में हम इसको वोल्ट बोलते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम विद्युत दाब भी कहते हैं। तो विद्युत दाब का मतलब क्या है? जो आप बोलते हैं ना कि हमें करंट लग गई, करंट किसी को नहीं लगती है, जो आपकी लगती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्टेज लगता है। आप बोलते हैं ना 400 वोल्ट बहुत खतरनाक है,
सही आपके, इसका मतलब है जो आपको शॉक लगता है वह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, विद्युतीय दाब होता है, यही आपको झटका देता है, जो आप बोलते हैं कि हमें करंट लग गई। करंट नहीं लगती है, जो जो भी आपको लगती है वो आपकी वोल्टेज लगती है। ठीक है, इसके बाद इसमें होता क्या है, एक आपका नॉर्मली अगर एक 90 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है वह हम आसानी से सह सकते हैं। आसानी से 90 से लेकर 110 वोल्ट तक की वोल्टेज को आसानी से सहा जा सकता है नॉर्मली। ठीक, इसके बाद आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के फ्लो होने का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के, जैसे विद्युत धारा इधर आपकी फ्लो हो रही है, तो अगर इसी का कोई विरोध करे, या जो धारा आपकी फ्लो बह रही है अगर इसका कोई विरोध कर रहा है, तो जो आपका विरोध कर रहा है वही आपका क्या कराता है, रेजिस्टेंस। तो पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के फ्लो होने या प्रवाहित होने का विरोध करता है वही आपका कहलाता है रेजिस्टेंस। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल टू एक फार्मूला आपको होता है V अपान आई। आर इक्वल टू V अपान आई। अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो वोल्ट अपान एम्पियर इसका मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट अपान एम्पियर होता है। यह एसआई में इसका जो दूसरा मात्रक है इसको हम ओम। ठीक, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम का मतलब, एसआई सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसपे आपका किसी व्यक्ति के नाम पर वह आपका यूनिट रखा जाता है। जैसे ओम है, ओम का मतलब है कि यह किसी न किसी आपके व्यक्ति के, ओम आपके एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है। ठीक, तो आपके एम्पियर, वोल्ट, ये सब आपके जितने भी सब साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे रखा है। मतलब जितने भी आपको न्यूटन, ये सब आपके क्या है, व्यक्ति के नाम है। तो व्यक्ति के नाम पे जो जितने भी आपको मात्रक मिलेंगे सारे मात्रक आपके क्या होंगे, एसआई सिस्टम में होते हैं। ये आपके पूछा भी जाता है कभी कभी डायरेक्टली। इसके बाद नेक्स्ट आपका है देखिए नेक्स्ट आपका है इसको हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध। अब जैसे इसकी वैल्यू होती है 1000, स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है वह लगभग 1000 होता है। ठीक, और इसका एक फार्मूला, एक दूसरा फार्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होती है जबरदस्त। तो यहाँ से भी हम मात्रक निकालेंगे तो हमें मिलेगा ओम। ठीक, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे प्रतिरोध का कुछ नियम है, तो आप देख रहे हैं कि आर इक्वल टू आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1 बाई ए। ठीक, यह आपकी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध आपके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है कि प्रतिरोध के बेस पर आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
प्रतिरोध के बेस पर आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मिलेगा। देखिए इस पे थोड़ा से अभी पैटर्न है नया। देखिए एक आपका रेजिस्टेंस दे देगा, जैसे आर का मान आपके रो की वैल्यू, लंबाई का, क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू देके आपको आर का मान पूछा जाता है, या वोल्टेज और करंट की वैल्यू देकर आपको आर का मान पूछा है। जैसे V बराबर मान लीजिए कि 220 वोल्ट है, I बराबर 5 एम्पियर है, तो आर का मान बताइए। इस पे क्वेश्चन आपको जैसे भी मिल सकता है, या दूसरा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। अब इसको निकालने के लिए आर इक्वल टू वी का मान है 220 अपान 5, तो 5 चौका 20, 2 5 44, 44 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो इस पे आपके फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको विशिष्ट प्रतिरोध का मान दे देगा 1.64 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है, लंबाई आपके है 5 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए कि रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। ठीक, इसको आप क्वेश्चन को लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जो है, अब यहां से हम आपको बता रहे हैं कि जो आपके कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में संबंध, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी में संबंध है। तो इस कंडक्टेंस का मतलब चालकता और कंडक्टिविटी, ये आपकी है विशिष्ट चालकता। इसको बोलेंगे विशिष्ट चालकता, इसको बोलेंगे चालकता। तो इसमें है क्या, जो आपका संबंध होता है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में, वो संबंध देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका है L/A, G इक्वल टू, ये आपका विशिष्ट, यही है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को GL/A, ये आपका कंडक्टेंस है। अब इसी का अगर हम मात्रक निकालेंगे तो देखिए मात्रक कैसे, विशिष्ट चालकता का मात्रक देखिए, आपका कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, महो इंटू लंबाई का मात्रक मीटर अपान आपका एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा महो प्रति मीटर। महो प्रति मीटर, यह आपका किसका मात्रक है, महो प्रति मीटर है आपके विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक है, अब एक चीज और है यहाँ पे, एक और मात्रक यहाँ पे, ये तो महो प्रति मीटर फेमस है, लेकिन यहाँ पे एक मात्रक हम और निकाल सकते हैं। जी के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/R, जी इंटू L/A, ये भी आपका फार्मूला हो सकता है, जी इक्वल 1/R इंटू L/A। तो बराबर, अब देखिए मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आपका विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/ओम इंटू मीटर, या इसको हम बोलते हैं प्रति ओम मीटर। तो
विशिष्ट चालकता का एक मात्रक आपको मिला महो प्रति मीटर, या इसी को हम साइमन प्रति मीटर भी कहते हैं। इसका एक दूसरा जो आपका मात्रक होता है वो साइमन प्रति मीटर होता है। या एक और मात्रक है जो आपका क्या है, ओम प्रति ओम मीटर या बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए प्रति ओम मीटर, इसका मतलब प्रति ओम मीटर का मतलब, ओम मीटर किसका मात्रक है, आपके विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। तो विशिष्ट चालकता का क्या मात्रक हुआ, 1/1 आपका रो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, आपके विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता किसका उल्टा होता है, विशिष्ट चालकता जो उल्टा होता है वह आपके होता है विशिष्ट प्रतिरोध के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है, अब हम बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं, इफेक्ट प्रतिरोध पर, हिंदी में लिख रहे हैं, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, जो आपका रेजिस्टेंस है उस पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे मैटर आपका होता है कि प्रतिरोध, जैसे पहला आपका है कंडक्टर या चालक। पहले हम इस पे देखते हैं कि इस पे तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस पे चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक, तो प्रतिरोध, जैसे इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन ये आपका टेम्परेचर है और यह आपका क्या है, रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध है और यह आपका तापमान। तो जो चालक होता है, चालक में स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में ग्राफ बन रहा है। तो सीधी रेखा में ग्राफ बनने का मतलब है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, वैसे वैसे प्रतिरोध का भी मान बढ़ रहा है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण आपका रिलेशन है। क्या, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपके रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ जाएगा। किसमें, कंडक्टर में। ऐसा होता है कंडक्टर में। और कंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, कंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, क्या, प्रतिरोध ताप गुणांक, कंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है यह आपका पॉजिटिव या धनात्मक होता है। ठीक, कंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वह आपका पॉजिटिव या धनात्मक होता है। अब इसके बाद, जैसे इसमें ये जो अभी ये कैटेगरी है यह आपके है, जैसे ये आपके कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक, इन सब का आप सिल्वर, इन सब का रेजिस्टेंस जो है क्या है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम है। तो इसमें आपको जैसे कंडक्टर में कुछ ऐसे मटेरियल हैं, कंडक्टर में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका प्रतिरोध कम होता है, जिनका प्रतिरोध कम होता है। लेकिन इसमें आपको कंडक्टर में ही कुछ ऐसे मटेरियल मिलेंगे
जिनका प्रतिरोध ज्यादा होता है, उस पर हम देखेंगे कि उस पर क्या टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे जब इनका आपका प्रतिरोध कम है तो इसमें है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो फिर क्या कंडीशन होती है। रेजिस्टेंस जैसे आपके मैंगानील, ठीक, यूरेका, टंगस्टन, वो टंगस्टन है लेकिन इसको आप देखिए। इसके बाद नाइक्रोम आपका किसका बना होता है। नाइक्रोम आपका कॉपर प्लस आपके आयरन प्लस क्रोमियम। इसमें कॉपर का जो रेशियो होता है 60%, आयरन का होता है 25% और क्रोमियम का होता है 15%। ठीक, यह आपके होता है किसका, नाइक्रोम। अगर हम मैंगानीन की बात कर लें तो ये मटेरियल भी पूछा था कि किसका, मैंगानीन किसका बना होता है, तो मैंगानीन आपके कॉपर का प्लस आपका मैग्नीज प्लस निकिल। अब इसमें कॉपर आपका होता है 84%, मैग्नीज होता है 12%, 4% आपका होता है निकिल। ठीक, तो अब यहाँ पे जो आपका मैटर है कि इसका जो प्रतिरोध होता है, इन सब का प्रतिरोध आपका ज्यादा होता है। ठीक है, अब प्रतिरोध जब ज्यादा होता है तो इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, इनका जब आपके प्रतिरोध ताप गुणांक, अब इनका जो है इस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव। ये भी तो आपके कंडक्टर हैं, ये भी आपके यूरेका भी कंडक्टर है, नाइक्रोम भी कंडक्टर है। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। देखिए, इसमें आप नोट कर लीजिए इस चीज को, जिस कंडक्टर या जिस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है, प्रतिरोध या आप इसको बोलिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है तो उस पर आपके चालक टेम्परेचर का प्रभाव बहुत ही कम, या जिस मटेरियल के अल्फा का मान, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होता है, उस मटेरियल पर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। मतलब जैसे आपके पास यूरेका है, यूरेका के अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यूरेका के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस के मान पर, रेजिस्टेंस जैसे अभी कंडक्टर में आपने पढ़ा कि कंडक्टर में जैसे आपके कॉपर में कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा था। लेकिन यूरेका या मैंगानीन या नाइक्रोम, अगर हम इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम, आप उसको निगलेक्ट भी मान सकते हैं, रेजिस्टेंस के मान में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंसुलेटर। इंसुलेटर आपका
इस पे क्या होता है टेम्परेचर का प्रभाव? तो देखिए इंसुलेटर पे डायरेक्टली इस पे आपके कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंसुलेशन के टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन का अगर टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो जो आपके रेजिस्टेंस के मान होते हैं RE, रेजिस्टेंस का मान घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान आपका कम हो जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान आपका कम हो जाता है। किस पर? आपके इंसुलेटर पर, ठीक। और हम इसके टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करें तो आपके जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, इंसुलेटर या इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, तो आपके इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है, ठीक। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? निगेटिव होता है। अब जैसे इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ रहे हैं, मान लीजिए आपका पेपर, रबर, ग्लास, ठीक, ये सब आप इंसुलेटर के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलेटर के प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? तो प्रतिरोध ताप गुणांक के मान इसका नेगेटिव होता है और इसमें इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक जो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। अब इसी का जो दोनों, जैसे आपका जैसे आपका है सेमीकंडक्टर, नाम तो आप सुने होंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम अर्धचालक, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक, तो अर्धचालक जो हो आपका होता है, इसमें आपके कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या होता है कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं तो हमारा जो है इंसुलेटर वह आप सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर वह एज ए बिहेवियर इंसुलेटर होता है। लेकिन हमारा 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यही हमारा इंसुलेटर कैसा व्यवहार करेगा? एज ए चालक, अर्थात कंडक्टर। तो अब यहाँ पे दोनों का गुण पाया जाता है। इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता भी है अर्धचालक में आपकी और रेजिस्टेंस घटता भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट है वह है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। अब इसमें आपको मिलेगा प्रतिरोध ताप गुणांक में, देखिए इसका आपका एक तो फार्मूला होता है कि अल्फा इजकल टू RT माइनस R0 अपान R0 इंटू T। जैसे RT यहाँ से हम निकाल सकते हैं R0, इसका मतलब है कि कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर की वैल्यू, RT का मतलब है उसका टेम्परेचर हम कुछ बढ़ा दें। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ओम है, उसको हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो RT मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका कुछ प्रतिरोध बदल जाएगा। और अगर हम उस मटेरियल का प्रतिरोध ताप गुणांक निकालना चाहें तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 इंटू T से, ठीक है। इसके बाद अब यह आपका जैसे
जो अल्फा की वैल्यू है उसको हम बता रहे हैं एक पैमाने के माध्यम से। ये आपका मान लीजिए कि हीटिंग है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे आपके पैरामीटर बने हुए हैं। ये आपका है, यहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है और यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R0 है और T पे आपका है RT। तो यहाँ पे आपका RT है और R0 है, ठीक। किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आपका T डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आपकी होगी, एक कंडीशन है आपकी, एक ऐसे और एक आपका ऐसे, ठीक। ये आपको बता रहा है हीटिंग और यह आपका बता रहा है कूलिंग। एक आपका हीटिंग बता रहा है, एक आपका कूलिंग बता रहा है। तो मतलब कि अगर हम नीचे से जा रहे हैं, इधर नीचे से 0 से जा रहे हैं T पर, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और T से अगर हम 0 पे आ रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है। इसका मतलब यहाँ आपका कूलिंग हो रहा है और ये आपका हीटिंग बता रहा है। तो अब होता क्या है, जैसे अल्फा इजकल टू अल्फा 0 अपान 1 प्लस अल्फा 0 इंटू T, ठीक। ये आपका अल्फा, ये भी आपका एक फार्मूला होता है। अल्फा अगर आपको सिर्फ अल्फा की वैल्यू दी गई हो तो यहाँ पे जब आप अल्फा 0 जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद जो हमारे अल्फा की वैल्यू होती है वह आपके धीरे धीरे कम होती है। क्या? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू वह आपकी क्या होगी? कम होती है। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर डायरेक्टली, चालक है, चालक का अगर हम चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अल्फा का भी मान, अल्फा का मान क्या होगा? घट जाएगा, ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है चालक का तो उसके अल्फा अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसमें तो अल्फा के आपके दो फार्मूले बने। एक आपका अल्फा का फार्मूला हुआ अल्फा टी इजकल टू अल्फा 0 अपान 1 प्लस अल्फा 0 टी, एक फार्मूला प्रतिरोध ताप गुणांक का। और एक दूसरा आपका हुआ रेजिस्टेंस के फॉर्म में अल्फा टी इजकल टू आर टी माइनस R0 अपान R0 इंटू टी, ठीक। यह दूसरा आपका फार्मूला हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, अगला आपका है अगला तापमान का विशिष्ट प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। विशिष्ट प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे हम एक ग्राफ आपको बता रहे हैं। ग्राफ से
देखिए ये आपका ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक। तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 200, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर आपका -200 डिग्री सेंटीग्रेड, -400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और यहाँ पे ये जो आपको बताएगा, यहाँ पे रो, यह रो आपके विशिष्ट प्रतिरोध को बता रहा है, ठीक। और एक आपका है लेड, यह आपका, तो यह आपका है कॉपर और यह आपका है एल्युमिनियम, यह आपका है लेड का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अब प्रभाव क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, जो तो यहाँ पे भी आपका होता है क्या कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का भी मान बढ़ रहा है। देख रहे हैं, आपका एक कॉपर है, कॉपर का आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, ठीक। और टेम्परेचर अगर हम माइनस में इंक्रीज कर रहे हैं, माइनस में अगर टेम्परेचर को हम माइनस में बढ़ा रहे हैं तो हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का मान घट रहा है। ये चीज देख रहे हैं, माइनस में बढ़ाने के बाद घटता है और टेम्परेचर को अगर पॉजिटिव में बढ़ाने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो यही दो चीज आपको नोट करना है। जब आप प्लस में बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और नेगेटिव में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा, ठीक। अब इसमें वेरिएशन जो होता है अलग अलग आपके मटेरियल में अलग अलग होता है। जैसे कॉपर में जो वेरिएशन आप देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का, वह टेम्परेचर के साथ कम आपका हो रहा है, लेकिन आप जो एल्युमिनियम में देख रहे हैं, एल्युमिनियम में जो वेरिएशन है वह आपके टेम्परेचर के साथ ज्यादा, मतलब कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान तेजी के साथ इसमें बढ़ रहा है। और अगर हम लेड की बात करें तो लेड में भी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसमें भी विशिष्ट प्रतिरोध का मान तेजी के साथ बढ़ रहा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो हम आपको बता रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, अभी आपने एक तो देखा किस पर निर्भर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। तो पहला तो अभी आपने जस्ट देखा कि टेम्परेचर पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मान प्रेशर पर भी, दाब पर भी निर्भर करता है, प्रेशर अर्थात दाब पर भी निर्भर करता है। तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपके टेंशन, तनाव पर भी निर्भर करता है, ठीक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपके टेंशन पर निर्भर करता है, तनाव पर, आपके प्रेशर पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप टेंशन को बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ेगा तो जो आपके विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वह भी बढ़ेगा, ठीक। टेंशन बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। इसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा, और इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो आपका क्या मिला,
कि आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वह आपके पहला तो आपके टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है, दूसरा प्रेशर पर, तीसरा टेंशन पर। टेंशन जैसे तनाव आप बढ़ाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लेकिन जैसे प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट है जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है, यह भी आपके एज ए जैसे आपका रो टी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी। एक तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला ये होता है, और एक दूसरा फार्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का रो 2 बराबर रो 1 प्लस अल्फा 1 ब्रैकेट में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, सॉरी ब्रैकेट में आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस रो 2 बराबर रो 1 प्लस अल्फा 1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, आपका ब्रैकेट बंद। तो आपके पास दो फार्मूले हैं, ठीक। एक फार्मूला आपका है, देखिए एक फार्मूला है कि प्रतिरोध टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे है आपके T डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो मटेरियल है उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो, और T डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस मटेरियल का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा पे पता होना चाहिए। तो आप इसका निकाल सकते हैं कि किस विशिष्ट प्रतिरोध का मान, जैसे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड विशिष्ट प्रतिरोध का मान कुछ होगा, आप 100 उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होगा वह कितना होगा, कितना चेंज हो गया। अभी आपको पता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ नया मान कितना होगा आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक आपका है कि अगर यहाँ पे ये आपका है, मान लीजिए कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके विशिष्ट प्रतिरोध का मान रो 1 था, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान है रो 2, ठीक। और इसका अल्फा 1 आपको अगर आपको पता है तो आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। जैसे आपके T1 पे कितना, T1 डिग्री सेंटीग्रेड विशिष्ट प्रतिरोध का मान पता है, और आपने टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दिया, 20, 25, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो अब आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपको पता है कि बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ विशिष्ट प्रतिरोध का मान हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा 1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। T2 आपका क्या है, द्वितीय टेम्परेचर है, दूसरी बार जब बढ़ाएंगे, और पहला आपका T1 आपका पहला टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसके बाद आपका है नेक्स्ट एक ओम का नियम। इसके बाद आपका है नेक्स्ट ओम का नियम। देखिए ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम का नियम बहुत बार आप पढ़े हैं, लेकिन इसका जो मेन आपका है ओम का नियम, इन्होंने बताया कि यदि किसी चालक का टेम्परेचर, प्रेशर आदि को फिक्स या नियत कर दिया जाए, ठीक। यदि किसी चालक कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर आदि को अगर आप नियत करते हैं, तो फिर अगर उस चालक में प्रवाहित धारा
चालक में प्रवाहित धारा जो आपके चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, अर्थात I प्रोपोर्शनल V। यही आप इतना ही है, आपके ओम का जो नियम है इतना ही है, ठीक है। दूसरा इन्होंने दूसरा आपका बताया, कभी किसी बुक में आपको ये मिलेगा कि I प्रोपोर्शनल V और किसी बुक में मिलेगा V प्रोपोर्शनल I, अर्थात किसी चालक का तापमान, प्रेशर आदि को मतलब भौतिक आपकी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को फिक्स या नियत कर दिया जाए तो उसके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन ये दोनों आपके सही होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब V प्रोपोर्शनल I है, तो V प्रोपोर्शनल I का मतलब है अगर आपका ओम का नियम फॉलो करने का मतलब है वोल्टेज बढ़ेगा तो साथ में क्या बढ़ेगा, करंट। तो ओम के नियम के अनुसार अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है, ये वोल्टेज को दिखा रहा है और ये आपके करंट को दिखा रहा है। अगर इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में बढ़ता है तो स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में बढ़ने का मतलब है कि क्या, बढ़ने का मतलब है कि अब यह आपका सीधी रेखा में बढ़ रहा है, इसका मतलब है यह ग्राफ किस फॉलो कर रहा है, किसका, ओम के नियम का, ठीक। अगर ऐसा आपका ग्राफ बन रहा है, मटेरियल में ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो बताइए क्या यह ओम के नियम का फॉलो कर रहा है ग्राफ? तो यह आपका ग्राफ ओम के नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ बढ़ या घट नहीं रहे हैं, इसमें आपका परिवर्तन जो हो रहा है वो वेरिएबल हो रहा है, इसलिए यह ओम के नियम का फॉलो नहीं करेगा ग्राफ, और यह आपका ग्राफ ओम का नियम का फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि V, अब आपका V बराबर यही प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक मिलता है R और I, एक नियतांक मिलता है V बराबर, अब इसी को हम बोल देते हैं V बराबर RI। अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है V बराबर IR, बताइए कि V बराबर IR क्या ओम का नियम है? तो यह आपका V बराबर IR ओम का नियम नहीं है। ओम का नियम आपका सिर्फ I प्रोपोर्शनल V या V प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, यही इतना ही आपके ओम का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आपका ओम का नियम है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ओम की डिफिनेशन पूछी जाएगी, ओम का डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, ओम पूछा जाता है ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो आपके जितने आपके जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, आपका जीनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक, इन सब पे आपका ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। जितने भी आपके नॉन मेटेलिक कंडक्टर है उस पर आपके ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। वोल्टेज रेगुलेटर या आपके ओम का नियम, इलेक्ट्रोड, इस पे ओम का नियम फॉलो नहीं होता है, ठीक। तो आपके ओम का नियम का फॉलो जीनर डायोड या इसके बाद जीनर डायोड, नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेटर, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इस पर ओम का नियम फॉलो, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड इस पर ओम का नियम फॉलो नहीं करता है।